Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss विजन IAS PT 365 ऑफ इन्वायरमेंट और यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। ठीक है, पहले काफ़ी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पीसीज के बारे में है और इसके अलावा अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल बॉडीज़ जो है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, GHG मिशन कम करने के लिए जो काम कर रही थी उनको सबको हमने देखा। अभी हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करेंगे 1972 के WPA के बारे में। 19 आपका 86 का है EPA, 2006 की आपका जो FPA है। इसके अलावा आपका EIA गाइडलाइंस जो है इनके बारे में कुछ बात करेंगे, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं WPA 1972 में प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो आपको अच्छे से मालूम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये ओरिजिनली इस एक्ट में मेंशन थी। स्टेट गवर्नमेंट इसको रेटिफाई करती है। इसके अलावा बाउंड्री में यदि कुछ अल्ट्रेशन करना है तो NBWL की अप्रूवल जरूरी होती है। और मैनेज कौन करेगा इसको CWW, जिसे हम कहते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है ताकि आप अपना टाइम बचे और अपन इसको अच्छे से आसानी से इसको जल्दी से फिनिश कर सके। अगला चीज़ है जो इस एक्ट में मेंशन थी वो है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क देखिए, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इसको डिक्लेयर कर सकती है और इसमें जो और बाउंड्री वगैरह में चेंजेस वगैरह हैं वो सब और जो चीज़ें हैं वो आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके तरह से इस पर काम चलता है। लेकिन मेन चीज फ़र्क इसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में है वो ये है कि इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की जो डिग्री है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अधिक होती है, मतलब इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन मेजर्स लिए जाते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर स्पीसीज पे कोई फोकस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ WPA 1972 में और आपका कम्युनिटी रिजर्व बना। अब इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट कर सकती है लोकल बॉडी से, क्योंकि कम्युनिटी का इसमें रोल है कंजर्वेशन में। ठीक है, इसके अलावा आपका है कि मैनेज कौन करेगा, तो आपका जो कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटीज़ जो होती हैं, जो WPA इसमें अमेंडमेंट 2002 में हुआ इसके हिसाब से वो कर सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या चीज़ हुई इसमें, फिर एक हुआ कंजर्वेशन रिजर्व, तो इसमें भी पर्टिकुलर चीज़ों की कंजर्वेशन की बात की जाती है। तो इसकी भी जो मैकेनिज्म जो है आपका कम्युनिटी रिजर्व की तरह ही काम करता है। फिर 2006 में आपका अमेंडमेंट हुआ फिर से WPA में, और 2006 में अब क्या बना, आपका टाइगर रिजर्व बनने लगे। ठीक है, फिर हमारा टारगेट आया कि हमें दोगुना टाइगर की पॉपुलेशन करनी है। ठीक है, फिर हम जो है 12 टाइगर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए। और इसके अलावा आपका ये देखिए कि टाइगर रिजर्व को कौन एस्टेब्लिश करेगा। एक तो ये देखिए NTC हमने एक अथॉरिटी बनाई जो आपकी क्या थी, स्टैच्यूटरी थी, मतलब एक्ट पास करके हमने उसको गठित किया और 2006 के अमेंडमेंट इसमें किया। इसके अलावा देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड जब NTC ये करेगा तो उस पर एस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है, टाइगर रिजर्व को। और इसके अलावा इसका जो ST जो उस रीजन में रह रही है, शेड्यूल ट्राइब जो रह रही है और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके राइट्स को अफेक्ट नहीं करना है। इस पे काफ़ी सारी डिबेट चलती है, तो वो चीज़ आगे आएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं, किस में अभी अलाउड किया गया है कि नहीं। अभी ट्राइबल्स जो है या वहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कलेक्ट करने से अभी रोका नहीं जाएगा, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। इसके अलावा बाउंड्री को यदि अल्टर करना है तो वो NTCA की अप्रूवल ही जरूरी है। टाइगर रिजर्व में आप याद रखें NTCA की अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। जबकि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसमें आपका जो नेशनल ये जो आपका NBWL जो अथॉरिटी है इसके लिए परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसको मैनेजमेंट कौन करेगा, NTCA ही करेगा। टाइगर रिजर्व पे आपको NTCA अथॉरिटी ही याद रखनी है, यही मैनेज करेगा, ये आपकी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है। और इस बाउंड्री की यदि चेंज करना है तो इसकी अप्रूवल लेना ही पड़ेगी। और देखिए आप इसमें कि इसके बाद में और क्या चीज़ है, तो आपका ये देखिए ये एक एक्शन प्लान है। ठीक है, और NWAP ये आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है। 3 प्लान अभी तक आए, अभी तीसरा चल रहा है जो 2017 से 2031 तक चलेगा। ड्राफ्ट इसको किसने किया था, JC काला कमेटी जो थी उसे इसको ड्राफ्ट किया था। MOFCC इसको प्लान को कह सकते हैं एग्जीक्यूट करता है। फीचर्स क्या है इसके, वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्लाइमेट चेंज का वाइल्ड लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको यहाँ पे इम्पैक्ट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। तो ये चीज़ होती है कि वाइल्ड लाइफ पे क्या क्या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी स्टडी करेंगे। तीसरा प्लान चल रहा है, JC काला कमेटी ने इसको बताया था। इसके अलावा NAEB क्या होता है आपका, एफॉरेस्ट्रेशन और जो आपका इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड जो है आपका वो है आपका MOFCC ने बनाया 1992 में। काम क्या है इसका, ये भी आपका एफॉरेस्ट्रेशन जो है वनीकरण को प्रमोट करेगा और जो आपका इकोलॉजी का जो रिस्टोरेशन है उसको बढ़ाएगा। इसके अलावा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ये इनिशिएटिव्स भी लेगा। तो बस आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे पास में एफॉरेस्ट्रेशन का एक
एक बोर्ड भी है जो 1992 में बना और एमओएफसीसी ने बनाया। एक हम एक्शन प्लान भी यूज़ कर रहे हैं जो भी एमओएफसीसी ने बनाया रिकमेंडेशन पे, जीसी काला कमेटी की पे 2017 से 2031 तक। आगे एक और देखिए कि एक जॉइंट फॉरेस्ट मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसको हम कह सकते हैं, इसके पास में इसको ड्राफ्ट किया 1990 का आपकी जो गाइडलाइन है, और आपकी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, इससे ये जो अपनी पावर ड्रॉ करता है। और इसका काम क्या है कि लोकल कम्युनिटीज जो है फॉरेस्ट की, उनकी रिसोर्स का मैनेजमेंट वो कर सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें जॉइंट फॉरेस्ट आपका मैनेजमेंट काम चलता है, ठीक है। जैसे मालधारी ट्राइब जो है गिर फॉरेस्ट में लायन के प्रोटेक्शन में काफ़ी उन्होंने रोल प्ले किया है। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल आपका है NBM, ठीक है। NBM आपका क्या होगा, बैम्बू मिशन है, नेशनल बैम्बू मिशन है, 2006-2007 में ये चला। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 2006 में और क्या काम हुआ, आपके NTCA बने, ठीक है, टाइगर के लिए। एक यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये किस में है, आपका MIDH, आपने प्रोग्राम सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें काम करती है, और ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। काम क्या होगा फिर, बैम्बू सेक्टर का प्रमोट करना है, इसके अंदर एरिया को बढ़ाना है बैम्बू प्लांटेशन में, और इसको नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड और आपकी जो प्राइवेट लैंड है उस पर भी बढ़ाने की जरूरत है। इको मार्क क्या है, 1991 में MOFCC ने इसको चालू किया, वॉलेंटरी आपका क्या है, लेबलिंग स्कीम है। तो इको मार्क मार्क करना है किस चीज़ को, और एडमिनिस्टर कौन करता है इसको, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको एडमिनिस्टर करता है। क्या काम है इसका, कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा अमंग कस्टमर्स टू डिक्रीज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इको मार्क 1991 से चल रहा है। तो ये क्या है, एक आपका जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ प्रोडक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद इससे होगी कि ये चीज़ें इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एक बात करते हैं CEPI, ये 2009 से चल रहा है। CPCB जो है उसने IIT दिल्ली के साथ में इसको चालू किया है। तो ये क्या है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स है, तो CPCI ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ, एक तो क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया को पता चलेगा, एक सीवियरली पॉल्यूटेड एरिया। तो 60 या 70 का इसका जो लिमिट है कुछ यूनिट में, उससे उसके बीच में है जब तो आपका है सीवियरली, और 60-70 से ज़्यादा है तो आपका क्रिटिकली पॉल्यूटेड है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि CPCB और IIT दिल्ली ने ये काम किया है, एक इंडेक्स बनाया है जो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को चेक करेगा। इसके अलावा और चीज़ें क्या है, तो और चीज़ों में आपका देखिए BCR-LIP। अब BCR-LIP सबसे पहले तो देखना है कि किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। तो वर्ल्ड बैंक इसमें यदि कुछ फाइनेंस कर रहा है तो ये काफ़ी बड़ा एक इनिशिएटिव हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और आपका जो आपका CS डिवीजन जो है आपका MOFCC का, वो इसके साथ में काम कर रहा है स्टेट के साथ में। तो ये फर्स्ट आपका नेशनल लेवल पे अटेम्प्ट किया जा रहा है कि हमें लिंक करना है कंजर्वेशन और लोकल लाइवलीहुड को लैंडस्केप स्केल पे, ठीक है। तो लैंडस्केप पे आपका लोकल, आपका कह सकते हैं कि कंजर्वेशन करना है, और लोकल लाइवलीहुड जो है पर्सन्स की, उनको लिंक कर देंगे। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक का ये असिस्टेड इनिशिएटिव है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पता चल जाएगा आपको अच्छे से, और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो। फिर 2020 में कुछ काम चला जिसे NEMMP बोलते हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट है जिसको हम रोड मैप भी कह सकते हैं। और काम क्या है इसका, इसका है अपना EV एडॉप्शन हमारे जो बढ़ाना है कंट्री में, उसके लिए काम चल रहा है। और गवर्नमेंट इसमें क्या है कि कुछ फिजिकल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स देगी ताकि जो नेसेंट टेक्नोलॉजी जो है EV के बारे में, उसको अडॉप्ट किया जा सके। तो FAME 1 FAME 2 आपने स्कीम सुनी होंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो आपका हैवी इंडस्ट्रीज जो है ना, वो इसमें काम कर रही है FAME 1 और FAME 2 स्कीम को जारी करके, ठीक है। और नेशनल E-मोबिलिटी आपका जो कुछ प्लान है ये 2020 से चला, बस आपको इतना पता होना चाहिए, E-मोबिलिटी के ऊपर है। और WPA में अमेंडमेंट हुए अभी 2022 में, ये हम कुछ देख लेते हैं कि अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपका इससे आपके जो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जो है वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, वो और बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता है। अब साइट इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगा। और पहले क्या होता था कि इसमें एम्पावर थे 1972 में कि स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोटेक्टेड एरिया को 4 कैटेगरीज में। नेशनल पार्क था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, कम्युनिटी रिजर्व था, और आपका कम्युनिटी और आपका कंजर्वेशन रिजर्व था, ठीक है। और इसमें 6 शेड्यूल थी पहले, अब शेड्यूल 6 से कम कर दी, 4 कर दी। पहली चीज़ तो ये होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि 6 से शेड्यूल 5 की है, 6 से शेड्यूल 3 कर दिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 6 से शेड्यूल 4 की, मतलब पहले 3 के रेशियो में थी तो अब 2 के रेशियो में हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए 6 से की है 4। अब दूसरी एक चीज़ है कि ये इसमें नई स्पेसिमेन स्कीम शेड्यूल भी जोड़ा है, और जो वर्मिन होते हैं वर्मिन को शेड्यूल से हटा दिया है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी स्पीसीज वर्मिन है कौन सी नहीं है, तो उसको नोटिफिकेशन से हटा सकती है और अदर परमिशन उसको रिमूव करने के लिए दे सकती है। बाकी शेड्यूल देखिए और क्या है इसमें, ये है आपका कि शेड्यूल में आपके एनिमल जिनको हाई प्रोटेक्शन चाहिए
दूसरा जिसमें लो प्रोडक्शन चाहिए, तीसरा आपका प्लांट डाल दिया, और चौथा आपका स्पीसीमेन, आपकी जो स्पीसीज है उनको डाल दिया। मतलब हाई और लो फर्स्ट सेकंड हो गया, प्लांट तीसरे पे हो गया, और स्पीसीमेन जो स्पीसीज होती है वो आपकी फोर्थ में डाल दी। तो अब इस WPA 1972 को एस्टेब्लिश किया है, तो इसमें कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, अब मेरे से बेहतर आप अच्छे जानेंगे कि आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ, ये है, NTCA टाइगर वाली है, और जू अथॉरिटी है। ये तीन हैं जो इसके अंदर काम करती हैं, और ये इंपॉर्टेंट बॉडीज की हो जाती हैं। तो 6 से 4 कर दिया। स्टेट को पहले अथॉरिटी थी, अब इसको और अच्छा मैनेज कर दिया है। 4 चीज़ें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व इसके अंदर बने थे। ठीक है, तो ये तो पहले से था, अभी इतना और कर दिया है कि शेड्यूल को घटा दिया गया है। ठीक है, स्पीसी में शेड्यूल नहीं जोड़ दी है, और आपका वर्मिन शेड्यूल को रियाज से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा 3 अथॉरिटी है, NBWL, NTCA और आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप और क्या देखना है यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंट्रोल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कंट्रोल की बात करें तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर गाइडलाइंस में काम करता है। तो अभी क्या होगा कि ग्राम सभा से कंसल्ट करना काफ़ी जरूरी हो जाएगा यदि शेड्यूल एरिया में वहाँ पे FRA 2006 लगा हुआ है तो। ठीक है, तो यदि इसको अप्लाई करना है या अप्लाई है तो वहाँ से ग्राम सभा से परमिशन लेना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के लिए ज़रूरी हो जाता है अभी अमेंडमेंट्स में। इसके अलावा एक्सेप्शन क्या है कि लाइव एलिफेंट जो है, ठीक है, तो उनको सेक्शन 43 इस एक्ट का था, उसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन लाइव एलिफेंट के लिए एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया गया है कि रिलीजियस और अदर पर्पज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और अदर पर्पज अभी भी मेंशन नहीं है कि अदर पर्पज क्या क्या हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इसका कह सकते हैं ड्रॉबैक है अभी नए अमेंडमेंट का। ठीक है, तो और इसके अलावा ऑनरशिप सर्टिफिकेट यदि किसी के पास है तो वो आदमी रिलीजियस या किसी और पर्पज के लिए एलिफेंट को ले जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई एक चीज़ ये ध्यान रखें कि पहले ऐसा होता था कि कोई कैप्टिव एनिमल है उसको यदि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ रहे हैं तो वहाँ से कुछ रिवॉर्ड वगैरह दिया जाता था। ठीक है, कि आपने अच्छा काम किया है, इस जानवर को वापस लौटाया है। लेकिन अभी कहा है कि आप वॉलेंटरीली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वो जानवर दे सकते हैं, कैप्टिव एनिमल दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब अभी आपको कोई रुपये यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये चीज़ अब की बार डिक्लेयर कर दी है इसमें। और जो अभी जो आइटम वो लेके जाएगा वो स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ जो रिस्ट्रिक्शन थी वो रिलैक्स कर दी, जैसे कि अभी फिल्म मेकिंग के लिए परमिट दे दिया, ग्रेजिंग है, वाटर है लोकल कम्युनिटीज़ को यूज़ करने के लिए वहाँ पे। और इसके अलावा परमिट जो है सेंचुरी में उसको ज़रूरत नहीं है उन लोकल कम्युनिटीज़ को, कि पहले तो परमिट चाहिए था, उनको परमिट नहीं चाहिए लोकल को। ठीक है, बाकी फिल्म मेकिंग जो है परमिट के साथ में कर सकते हैं। लाइव स्टॉक मूवमेंट वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं कि जानवरों को अंदर लेके चरा सकते हैं। और इसके साथ में क्या किया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है इंपोर्ट को, ट्रेड को और पोजीशन को इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, कि अभी जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है उनका इंपोर्ट हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे पोजीशन हो, उसके लिए यहाँ पे रेगुलेशंस यूनियन गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी बनी है अंडर SBWL, जो आपके स्टेट वाइल्ड लाइफ आपका जो बोर्ड जो होता है उसके अंदर ये चीज़ कुछ ऐसी ऐसी की गई है। आगे और क्या किया है, साइट्स के आपकी COP19 पनामा में हुई, जेनेवा में उसका हेडक्वार्टर है। ये बेसिक चीज़ें हैं। IUCN 1973 में, 1963 में तो ये इसके लिए रिजोल्यूशन है, लेकिन बना 1973 में, और अभी उसका 1975 में उसको इन फोर्स लाए गए। ठीक है, अब ये देखिए कि अभी हो गए 50 साल साइट्स के लिए, तो साइट्स की देखिए आपकी जो शेड्यूल वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप याद रखें कि हेडक्वार्टर दे देगा कि जेनेवा का, इसका साइट्स का हेडक्वार्टर आपका हेग दे देगा या फिर कोई और दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और COP19 अभी रिसेंट में हुई है, इसकी हुई है पनामा सिटी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1973 में ये बनी और 2 साल बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 3 अपेंडिक्स होती है इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है कि जो थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन है, सेकंड में है कि उनको एक्सटिंक्शन का खतरा हो सकता है, जिसे हम कहते हैं लुक अलाइक स्पीसीज। तो क्वेश्चन देगा कि इसमें लुक अलाइक स्पीसीज भी कोई एक टर्म होती है जिनको, जो थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस चीज को लिंक कर देगा फर्स्ट वाले शेड्यूल के नाम से। तो ये आप ध्यान रखना है कि लुक अलाइक स्पीसीज सेकंड शेड्यूल में होती है जिनको खतरा है। ठीक है, और जो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका थर्ड जो है उसमें प्रोटेक्टेड होगी एक कंट्री से ज़्यादा में, तो उनका लिस्ट में आएगा थर्ड में। ठीक है, एक कंट्री ज़्यादा में यदि प्रोटेक्शन की नीड है तो उनको शेड्यूल, इसका अपेंडिक्स थर्ड में इसको डालेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यदि एक से ज़्यादा में प्रोटेक्टेड है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट लाओ और उसको आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखिए, इंडिया का आपका जो ऑपरेशनल टर्ट सील्ड है, ये WCCD जिसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कंट्रोल ब्यूरो, इसके बारे में आपको देखना है कि ये भी साइट्स में अभी नया जोड़ा गया है। मतलब एक प्रोग्राम है इसके अंदर ऑपरेशनल टर्ट सील्ड। और एक शीशम जो है जिसको हम इंडियन रोजवुड कहते हैं, ये अपेंडिक्स सेकंड में जोड़ा गया है। और ये आपका पंजाब का स्टेट ट्री है शीशम। इसके अलावा इंडिया ने एब्सटेंड किया है आइवरी ट्रेड वोटिंग में। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने 1989 में इसको बैन कर दिया था।
और अभी वहाँ पे बात चल रही है कि इस पे आइवरी ट्रेड को अलाउ किया जाना चाहिए, तो इंडिया ने इसमें यहाँ से एब्सटेंड कर दिया है। इंडिया ने रेटिफाई कब किया? जब 2 साल बाद में ये लगा तो उसके भी 1 साल बाद में इंडिया ने रेटिफाई किया, मतलब 1973 में इसको साइन किया, लागू किया गया, 1975 में इसको रेटिफाई किया गया, और इसके अलावा ये मतलब ये फोर्स में आई और उसके 1 साल बाद में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी का पता होना चाहिए। अब साइट्स जो है ये आपका क्या है, तो साइट्स देखिए, साइट्स में आपका मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है इंडिया में जो काम करती है, डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो आपका प्रोटेक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो काम करती है। इसमें 5 अथॉरिटी आती हैं जो असिस्ट करती हैं साइट्स को। वो कौन सी है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बॉटनिकल सर्वे है सॉरी ये, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के नाम से कुछ ऐसा है जो देहरादून में है, CMPR है, कम्युनिटी ऐसा फॉरेस्ट वगैरह का कुछ ऐसा इनिशिएटिव है, इंस्टीट्यूट है, और एक IFGTB जो आपका कोयम्बटूर में है। तो ये जो 5 बॉडीज़ है ना, ये साइट्स को यहाँ पे कह सकते हैं कि उसको असिस्ट करती हैं इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसका सेक्रेटरीट मैंने आपको बताया UNEP जेनेवा के साथ में इसको सेक्रेटरीट दिया गया है, 184 मेंबर्स हैं। ये काफ़ी जरूरी है क्योंकि इस बार इसके 50 ईयर्स हो गए हैं, क्वेश्चन बन जाए तो ये बन जाए यहाँ से। इसके अलावा लीगली बाइंडिंग है ये, बट नॉट ए नेशनल लॉ, क्योंकि हमने इसको एज ए नेशनल लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारे पास में राइट टू अटेंड है, प्रपोज है, और वोट करने का भी हमारे पास में राइट है, लेकिन हमने इसको एज ए नेशनल लॉ अभी तक नहीं बनाया है। और क्या चीज़ है, और देखिए आपका है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन नाम से एक ट्रीटी है, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, ट्रीटी ऑफ हाई सीज के नाम से जाना गया है। 95 ओशन जो है आपका, वो 95% जो है ओशंस वो हमारे क्या है नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है UN क्लोज का, जिसका इंडिया पार्टी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बियॉन्ड ट्रीटी ऑफ हाई सीज जो है इसमें 95% ओशंस की स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी आती है इसमें ओशंस में, और इंडिया इसकी पार्टी है, और UN क्लोज का ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है। 3 चीज़ें इसमें होती हैं, कौन कौन सी? एक तो टेरिटोरियल सी होता है, एक कंटीगियस जोन होता है, एक EEZ होता है। इसके अलावा जो बचा वो आपका हाई सीज कहलाता है। ठीक है, तब देखिए हाई सीज में क्या होता है, टेरिटोरियल जो आपका सी होता है इसमें क्या होता है, इनोसेंट पैसेज का आपके पास में फॉरेन सिविल या मिलिट्री वेसल जो होते हैं वो वहाँ से उनके पास में राइट होता है। इनोसेंट पैसेज मतलब वो परमिशन से वहाँ से जाएंगी, ये टेरिटोरियल सी में होता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि इसके अलावा लास्ट रेंज है नेशनल एयर स्पेस की, मतलब नेशनल अपना इंडिया का एयर स्पेस है वो टेरिटोरियल सी तक है। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल सी आपका 12 नॉटिकल माइल हो जाएगा, फिर कंटिन्यूस जोन आएगा। ठीक है, तो यहीं तक आपका क्या है, एयर है, एयर का जो कह सकते हैं आपका इस एयर स्पेस है नेशनल, ये यहीं तक खत्म हो जाता है टेरिटोरियल में, फिर आपका कंटिन्यूस आएगा, फिर आपका 200 नॉटिकल माइल तक EEZ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए कंटिन्यूस जोन जो है, इसमें क्या है कि स्टेट जो है अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है कि कस्टम्स है और आपका फिजिकल कोई पॉलिसी लगाई है उन्होंने, या इमिग्रेशन जैसा कुछ चल रहा है, या सैनिटरी लॉ इन्फ्रिंजमेंट कुछ हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे कस्टम वगैरह मतलब पैसा चंदा वसूलना यहाँ पे हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट का आपका कस्टम जैसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, इसको कंटिन्यूस जोन में होता है। EEZ में क्या होता है, EEZ में आपका देखिए यहाँ पे सोवरेन राइट होता है रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोटेशन के लिए, और यहाँ पे जो आपकी मरीन इन्वायरमेंट जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी काम कर सकती है, और आर्टिफिशियल आइलैंड वगैरह भी यहाँ पे बना सकती है। तो यहाँ पे EEZ को याद रखें, आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पे बना सकती है, और रिसोर्स वगैरह भी यूज कर सकती है। जबकि हाई सीज में क्या होता है, ये EEZ से दूर होते हैं, इसमें कोई भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है। ठीक है, और ये ट्रीटी जो है ये आपकी हाई सीज की ही ट्रीटी है। अब देखिए UN क्लोज ने यहाँ पे कुछ चीज़ें ले डाउन की है, कॉम्प्रिहेंसिव आपका रिजिम बनाने की बात की है। ठीक है, और उसमें कहा है कि वर्ल्ड के ओशंस और सीज जो है उसमें एस्टेब्लिश किया जाए कुछ ऐसा रूल्स हों जो इसको गवर्न करें कि किस तरह से हमें ओशंस और उनके रिसोर्सेज को यूज करना है। तो ऐसी कुछ ये ट्रीटी हुई है, बस आपका थोड़े से इसके फीचर्स मालूम होने चाहिए थे और काम चल जाएगा। और ये UPSC 2022 में क्वेश्चन भी आया टेरिटोरियल वाटर इन चीज़ के ऊपर कि कैसे कैसे इसमें एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक आपका ITPGRFA, ये क्या है आपका इंटरनेशनल ट्रीटी है, प्लांट का जेनेटिक रिसोर्स जो होता है और फूड और एग्रीकल्चर के लिए, उसमें ये चीज़ें ये कुछ काम चल रहा है, इंडिया ने होस्ट किया अभी, और इसके 9 सेशंस अभी तक हो गए। गवर्नमेंट बॉडी जो इंडिया की उसने इसमें काम किया। इंडिया ने NBPGR जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ PGR जो है, PGR मतलब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो होता है उसके लिए 1976 में इसको अलाउ किया। ठीक है, और इसके अलावा जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, ठीक है, किसके लिए, आपका प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है उनके लिए NBPGR है, 1976 में बना। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग है ये। ठीक है, क्योंकि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है ना, तो कुछ इस पर्टिकुलर कह सकते हैं हम प्रिसीजन साइंस वाली जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा लेके चलें कि वो चीज़ लीगली बाइंडिंग भी
हो सकती हैं। तो 2001 में FAO ने 31 इसका जब सेशन हुआ तो ये फोर्स में आया, ठीक है। 150 पार्टीज हैं, इसका जो पार्ट इंडिया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक सीड ट्रीटी की गई कि हम एक ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाएंगे स्वालबार्ड नॉर्वे में, और इसके अलावा इसकी फंडिंग जो है FAO और अदर पार्टी जो है उसकी करती है। तो बेनिफिट शेयरिंग फंड है कुछ ऐसा इसमें बनाया गया, मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसके लिए भी कुछ काम किए गए। और कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट की वैराइटीज़ को कुछ टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जैसे फील्ड जीन बैंक यूज़ किया जाता है, और इन्वर्टो जीन बैंक है, क्रायो बैंक है, ये सब काम किए जाते हैं ताकि जेनेटिक जो आपका स्पीसीज जो है, जेनेटिक उनका मटेरियल है प्लांट का, उसको स्टोर किया जा सके, सेव उसको किया जा सके। इसके अलावा देखिए ESZ है, इको सेंसिटिव जोन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की और कहा कि मिनिमम 1 किलोमीटर का ESZ तो और सभी जितने प्रोटेक्टेड एरिया उनका होना चाहिए, चाहे वो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ भी है, ठीक है। इतना तो करना ही करना है, क्योंकि ये तमिल TN गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अभी वहाँ पे कहा है कि कोई नई परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे आप अलाउड नहीं कर सकते, और यहाँ पे है रिक्वायरमेंट है कि डायल्यूट किया जा सकता है यदि कुछ चीज़ें जो है आपकी पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है उनको डायल्यूट भी किया जा सकता है। अब इसके अलावा देखिए ESZ जो है ये क्या होता है आपको अच्छे से पता है, 100 ऑब्जर्वर होते हैं। EPA 1986 के अंदर इसको बनाया जाता है और नोटिफाई करती है गवर्नमेंट इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ हो सकती हैं, एक तो कुछ प्रोहिबिटेड, कुछ रेगुलेटेड और कुछ परमिसिबल। तो रेगुलेटेड मतलब कुछ आप होटल रिजोर्ट और आपका रोड वगैरह बना सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट रेगुलेट करके बनाती है। इसके अलावा प्रोहिबिटेड कौन सी होती है, जैसे आपका सॉमिल है और माइनिंग है, इंडस्ट्री है, हाइड्रो पावर है, इसको तो आप कर ही नहीं सकते सेटअप, तो ये चीज़ें वहाँ पे चल रही होती है, तो इनको प्रोहिबिट करना है, कुछ रेगुलेट करना है, कुछ परमिसिबल होता है। तो यहाँ पे कुछ एक ट्रांजिशन जोन्स की तरह काम करने के लिए ही EEZ बनाए जाते हैं, जो अभी आप याद रखना, आपको सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलोमीटर का कहा है। आपको ऑप्शन में आएगा 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, वहाँ से आपको गलत करना है, सिर्फ 1 किलोमीटर पे फोकस करना है। आगे देखिए 2 कमेटी थी, देखिए एक तो गार्डियल कमेटी और एक कस्तूरी रंगन कमेटी। गार्डियल कमेटी 2011 में आई और कस्तूरी रंगन जो है आपकी 2013 में आई। तो गार्डियल G, कस्तूरी रंगन K, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, इसने कहा कि 64% एरिया जो है वेस्टर्न घाट का वो आपका इको सेंसिटिव एरिया होना चाहिए। उसने कस्तूरी रंगन ने कहा नहीं नहीं 37% से काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो इसकी रिपोर्ट जो थी ना गार्डियल कमेटी की, वो थोड़ी सी हार्श थी, गवर्नमेंट को वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसने फिर दोबारा से कमेटी बैठाई कस्तूरी रंगन की कह सकते हैं कि अध्यक्षता में, ठीक है। इसने कहा कि इसमें ग्रेडेशन होना चाहिए, ठीक है, कि ग्रेजुअली वहाँ पे टारगेट सेट करने हैं। यहाँ पे कोई ग्रेडेशन नहीं था, कोई लेवल वगैरह सेट नहीं किया गया। और इसमें कहा गया कि रेड ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरीज जो हैं ऐसी कुछ कैटेगरी बना दी, तो ये चीज़ तो इसने भी एक्सेप्ट कर ली, बोले हाँ ऐसी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन ग्रेडेशन की यहाँ पे जरूरत थी और यहाँ पे जरूरत नहीं थी कस्तूरबंगन में। अब आगे देखिए कि इसने जो गाड़ी की कमेटी थी इसने ब्लैंकेट बैन कर दिया कि ना तो माइनिंग होगी, ना क्वेरिंग होगी, ना इंडस्ट्री बनेगी, ना ही थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे बन सकते हैं, जबकि इसने कहा कि कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऐसा कहा था नहीं, हाँ देखिए ब्लैंकेट बैन ऑन माइनिंग, क्वेरिंग, और इस पे गार्डियल कमेटी और कस्तूरबंगन कमेटी दोनों की सेम सिफारिशें थी, ठीक है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो अलग अलग चल रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ये है आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है कुछ, ठीक है। और कुछ ये क्या होती है, कुछ यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो होते हैं ऐसी होती है। तो यहाँ पे इंडिया में 35 बायो कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइटें हैं। तो कौन सी है, एग्जाम्पल के लिए माजुली है, और आपका है उन्नाकोटी है, सिलचरी केव है, आपकी अमरकंटक है, नेल्लूर आपका कर्नाटक में जगह जो है ये पहली थी। अरिपत्ती, ये ध्यान रखिए, अरितापत्ती है। इसके अलावा आपका मदुरई डिस्ट्रिक्ट में कुछ है ऐसी, इनके आप गूगल से सर्च कीजिए, लेटेस्ट जो है 3-4 है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ये थोड़ा सा देखना है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन कौन सी अभी जोड़ी गई हैं, 35 में सबसे लास्ट में कौन सी है। एक है आपका IBA क्या होता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज होते हैं। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक प्रोग्राम है, और काम क्या है कि कुछ ऐसी एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, कि उन्हें कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया वहाँ पर डिक्लेयर किया जा सके। अभी तक 554 आपका इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज है इंडिया में। और दूसरी चीज़ है NWHS, ये क्या आपका नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन करेगा डिक्लेयर, यूनेस्को करेगा। और इंडिया में अभी 7 है, तो 7 कौन कौन सी है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, मानस है, काजीरंगा है, केवलादेव है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर एक साथ इसको गिने, सुंदरबन है, और आपका वेस्टर्न घाट है। तो साउथ में आपका वेस्टर्न घाट हो जाता है, मिड में आपका सुंदरबन, केवलादेव, और इसके अलावा आपका मानस, काजीरंगा, और सबकी नॉर्थ में आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रेट हिमालय, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता हो जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप
आगे चीज़ है अपनी साथ ही ये हेरिटेज साइट है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और 35 आपकी है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूज ना करें, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ज़्यादा है और नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी कम है। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 क्या है, इसमें भी कुछ देखना था, फिर हम रामसर साइट देखेंगे क्या क्या चल रहा है उसमें। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो है यहाँ पे देखिए नोटिफाई किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर, और अमेंडमेंट हुए 1988 में, 1996 में अमेंडमेंट हुए, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003 में भी इनको रिप्लेस किया करेंगे इसके बाद वाले, इनको जो किया 1980 वाले को। और यहाँ पे काम क्या है कि मेन चीज़ था डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करना है। एक एक्ट इससे पहले भी आया था 1927 में, उसका मेन काम क्या था, मेन काम था सिर्फ टिम्बर जो एक्सट्रेशन है उसको कंट्रोल करना था। जबकि अब यहाँ पे क्या है 1980 वाला जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है इसमें डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करना है। तो फीचर क्या है इसके कि टाइम फ्रेम हमारे पास में होना चाहिए रिव्यू के लिए। इसके अलावा हमारे प्रायर अप्रूवल जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है लैंड का, और इसके अलावा आपके पास में जूज के जो है आपकी चिड़ियाघर जो है उनको एग्जाम्प्ट कर दो परमिशन से, कि उन्हें इन एफसीए के अंदर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अप्रूवल सीजेडए के अंदर ले रखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जू को एग्जाम्प्ट अप कर दिया है परमिशन लेने से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब ये जो एक्टिविटी जो है आपकी ये पहले से ही रेगुलेटेड है सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंदर। यदि सेंट्रल जू अथॉरिटी जो 1992 में बनाई गई, यदि इसने कह दिया कि हाँ ये जू बनना है, तो वो बनना वहाँ पे चाहिए, क्योंकि उसने परमिशन पहले से ले रखी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी WPA 1972 के अंदर बनी, और एवरी जू जो है इंडिया में उसको अब CZA रेगुलेशन चाहिए होता है ऑपरेशन के लिए, FCA के अंदर रेगुलेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रामसर साइट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए वुहान डिक्लेरेशन। वुहान डिक्लेरेशन क्या हुई, अभी जो 14th कोप हुई रामसर कन्वेंशन की, इसमें वुहान डिक्लेरेशन लिया गया, और इसमें क्या कहा कि हमें एक प्रैक्टिकल एक्शन लेना है कंजर्वेशन को, रिस्टोरेशन को, मैनेजमेंट को, वेटलैंड का है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये आपका वुहान डिक्लेरेशन, बस आप याद रखें वुहान डिक्लेरेशन आएगा और आपसे दे देगा हेल्थ के बारे में है, किसी चीज़ और के बारे में है, जबकि आपका ये रामसर साइट जो है वेटलैंड के बारे में है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए वुहान वाला। ट्रीटी ऑफ 1971, इसके बाद में इसको फोर्स में लाए 1975 में, 4 साल बाद में इसको लेके आए, और वाइज यूज़ करना था वेटलैंड का। अभी 75 साइट है इंडिया में, और 6 फॉर्मूला आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पार्टनर बने हुए हैं, जो इसमें कुछ काम करेंगे, और दुनिया का लगभग 5% के आसपास जो एरिया है इसको इसके अंदर वेटलैंड के अंदर आते हैं। एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कौन सा होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो ऐसा है कि कुछ ऐसी रामसर साइट जो पोटेंशियल रिस्क पे है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट और आपका जो पॉल्यूशन है या ह्यूमन आपका इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो एक पोटेंशियल रिस्क पे है, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जो मेंटेन करता है ऐसी साइट्स के नाम को, उनकी लोकेशन को। इसके अलावा फॉरेस्ट से ज़्यादा इसका कार्बन सिंक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि एज ए किडनी की तरह ये लैंडस्केप काम करता है, प्योरीफाई करता है वाटर को, और आपका नेचुरल शॉक ऑब्जर्वर भी ये कहलाता है। न्यू साइट है उनकी, आप प्रैक्टिस कर लें, लास्ट की जो 70 के बाद में है, ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर लें कौन कौन सी हैं, तो वहाँ से अपना ये काम चल जाएगा। तो वुहान डिक्लेरेशन याद रखें, 1971 की ट्रीटी याद रखें, 4 साल में इसको बाद में अप्रूव किया गया, और काम क्या था, शॉक ऑब्जर्वर हैं, और आपका प्योर किडनी की तरह काम करते हैं। 5% वर्ल्ड का एरिया है, 16 मिलियन हेक्टेयर इसके अंदर आता है, 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन है, और वुहान डिक्लेरेशन की ये 14वीं आपकी कोप थी रामसर कन्वेंशन की। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, आपका रिवीजन भी हो गया है। ठीक है, अभी देखिए सिंपल चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसमें चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो ज़्यादा जरूरी होगा उसको अपन धीरे धीरे भी करेंगे। अब इसके अलावा है आपका क्रायोमैस है, ये है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव और कौन से हैं, क्रायोमैस टेक्नोलॉजी ये जरूरी है, IPZ है, और ये करते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व। अब देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व जो है ना, ये आपको अच्छे से मालूम है पहले से, बस आपको 2 चीज़ याद रखनी है इसमें कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व में अभी 2, एक तो कांगेर घाटी है, जो आपका तीरथगढ़ प्रपात जो है आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल है वो है। तो ये कांगेर घाटी जो है ये नेशनल पार्क अभी बनी है, और ये कांगेर रिवर जो है छत्तीसगढ़ वो इसके अंदर से होके जाती है। दूसरा है सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है, तो इनको अभी प्रोटेक्टेड एरिया रिकॉग्नाइज किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के अंदर। तो ये आपका है FCA 2006 का, उसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को। ठीक है, तो ये चीज़ होता है आपको। और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है तो कम्युनिटी से परमिशन लेंगे, तो मतलब कम्युनिटी के लिए कौन रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम सभा, तो ये वहाँ पे जरूरी काम हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट की कोई भी कैटेगरी हो, वो यदि इसके अंदर आती है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में, तो यहाँ पे वो ग्राम सभा से परमिशन लेनी ही होगी। 2 चीज़ याद रखें, कांगेर घाटी जो आपका छत्तीसगढ़ में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, इनको इसके अंदर डाला गया है। अभी ये क्या है, कम्युनिटी राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, दोनों चीज़ यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है FRA, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। 2 चीज़ आप यहाँ पे याद रखनी है, एक तो ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पे मुंबई और हैदराबाद है, और 2021 के लिए इनको TCW हैदराबाद पे क्वेश्चन तो आ गया है, UN हैबिटेट ने इनको ट्री सिटी लाए थे। UN हैबिटेट क्या, ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन था,
ठीक है, वो तो यूएन हैबिटेट वाला तो अलग क्वेश्चन था, ठीक है, राइट टू सिटी वाला था। ये है आपका ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, तो मुंबई और हैदराबाद है, और इसको FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ये स्टेटमेंट आया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड कौन कौन सी है। और इसके अलावा आपका वनीकरण प्रोजेक्ट है, वनीकरण सुन के आपको लगेगा कि नॉर्थ इंडिया का है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है वनीकरण प्रोजेक्ट, अफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम है। और कहना है कि इसका कि इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज को हम यहाँ से रूट आउट कर देंगे। और आप ये बायो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको वाइड नाइड आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें इसको एग्जीक्यूट अभी किया जा रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, न्यूज़ में रहती हैं, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या है कि एक तो कांगेर घाटी, एक आपका सिमलीपाल, इनको तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो इनको दिए गए हैं इनके अंदर डाला गया है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट FCA 2000 FRA 2006 के अंदर। और ट्री सिटी 2 डाली है, मुंबई हैदराबाद को, और FAO और आर्बर डे फाउंडेशन इसके लिए काम कर रहा है ट्री सिटी के लिए। अब देखिए ट्री सिटी है, ठीक है, कुछ ऐसी होगी इन्वायरमेंट की संस्था, लेकिन ये आपका FAO है, ये आपको पता होना चाहिए। एक IPZ है, IPZ क्या होता है, आपका आइलैंड प्रोटेक्शन जोन होते हैं, और ये अभी चेंज किया है कुछ इसमें MOFCC ने, और कहा है कि अब जो इसमें डिसीजन जो लेगा वो आपका NCZMA जो है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, वो इसमें डिसीजन ले सकती है। तो ये IPZ के अंदर आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लू फ्लैग बीचेज कितने हो गए, अभी 12 हो गए, कौन कौन से यहाँ पे नाम मैंने लिखे हुए हैं। और ये इंटरनेशनल इकोलॉजिकल इनको लेवल मिला होता है। 2 नए बीच जोड़े गए हैं, कौन कौन से, एक तो मिनिकाय का थुट्टी आपका ये है, कुछ मिनिकाय का यहाँ पे लिखा हुआ है थुंडी, तुंडी एक है, ये इसको जोड़ा गया है। और कदमत बीच जो है लक्षद्वीप का, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आपको लक्षद्वीप के ही हैं दोनों, तुंडी है और आपका कदमत है। इसके अलावा पहले 11 थे, ठीक है। और FEE जो है ये डेनमार्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनको रिकॉग्नाइज करता है। और ये इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में एक फाउंडेशन है जिसको बोलते हैं FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो ये जरूर आप याद रखें कि FEE जो है ये डेनमार्क का है, ये ध्यान रखें आप। जर्मनी की जस्ट ऊपर जो डेनमार्क कंट्री है उसका वहाँ पे डेनमार्क बेस्ड ये नॉन प्रॉफिट आपका कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए पहले कौन कौन से, शिवराजपुर आपका गुजरात में है, और घोघला आपका दीव में है, और पदुबिद्री और आपका कह सकते हैं कासरगोड जो है ये आपका कर्नाटका है। इसके अलावा थुंडी और कदमत है लक्षद्वीप के, और कप्पड़ आपका केरल का है, कोवलम तमिलनाडु है, ईडन आपका पांडिचेरी है, राधनगर आपको पता है अंडमान का है, ऋषिकोंडा आपको पता है आंध्र प्रदेश का है, गोल्डन आपका गोल्डन बीच जो है आपका उड़ीसा का है। तो मतलब लगभग हर स्टेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है। तो कहेगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं कोस्टल जिनका जो बीच है वो नहीं है, तो आप ध्यान रखना कि वो कौन सा है, आपका वेस्ट बंगाल है, जिसका कोई भी बीच यहाँ पे इसमें ब्लू फ्लैग ब्लैक फ्लैग बीचेज में शामिल नहीं है, बाकी सब में इसमें से शामिल है। गोल्डन जैसे उड़ीसा का शामिल है, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा है, अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इसके अलावा गुजरात है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें आप, दीव का है ना यहाँ पे, एक महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ना, इनके बीच यहाँ पे ब्लू फ्लैग में कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 12 है, और नया जो आपका है वो आपका अंडमान का थुंडी और कदमत है। और कौन करता है, डेनमार्क वाला जो फाउंडेशन है FEE, ये इस पे काम करता है। तो ये आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और आपको बस एक बेसिक पॉइंट पकड़ने हैं कि हमें क्या छोड़ना है, क्या करके चलना है। क्रायोमेस मेथड है, क्रायोमेस मेथड क्या है कि भाई बहुत लो टेम्परेचर पे क्रायो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है, मतलब 196 माइनस का टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है। तो वो क्या है, कोरल लार्वा। तो ये टेक्नोलॉजी आपको ध्यान रखना है, कोरल लार्वा जो है इसको स्टोर करने के लिए क्रायोमेस मेथड यूज किया जा रहा है, ठीक है। और 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज एरिया इसको ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसको डिक्लेयर किया गया था। तो वहाँ की जो कोरल्स आपका लार्वा है उसको बचाने के लिए क्रायोमेस यूज किया जा रहा है। ये आपको बस इतना से पता होना चाहिए। अब दो चीज़, एक आपको ये पहले से मालूम होगी कि कोरल जो है एनिमल है और एल्गी जो है प्लांट है, ये देखना। अब कोरल क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा एल्गी को, जो कि प्लांट है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट वगैरह क्या होता है, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि फूड तो एल्गी जो प्लांट है वो प्रोवाइड कर ही रहा है कोरल्स को, लेकिन कोरल्स क्या कर रहे हैं, उसको होम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कोरल एनिमल जो है वो होम प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, और एल्गी जो प्लांट है वो फूड प्रोवाइड कर रही है कोरल इनको। तो इसके अलावा कोरल लीफ जो है वो 25% मैरीन लाइफ जो है उसको होम प्रोवाइड करती हैं, ये बेसिक फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। और इंडिया में 570 स्पीसीज हैं, जो आपकी इसमें से लगभग 90% जो है वो तो आपका अंडमान निकोबार में, बाकी आपकी मन्नार खाड़ी में मिलेगी, पाक बे में मिलेगी, कच्छ आपका जो है रीजन वहाँ पे मिलेगी कच्छ की खाड़ी में, और आपका ये आपका है अंडमान निकोबार वाला रीजन है। इसके अलावा लक्षद्वीप में मिलेगी, और आपका महाराष्ट्र का जो कुछ रीजन है यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। मतलब कुछ ऐसे रीजन्स देना आपको, बंगाल खाड़ी है, इसके अलावा अंडमान है, कच्छ है, पाक भी है, मन्नार है, लक्षद्वीप है, इन सब में आपको देखेंगे को मिलेगी कोरल रीफ, और सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी अंडमान निकोबार में। शेड्यूल 1 WPA 1 में आएगी ये, और येलो बैंड डिजीज जो है इसको वो
कोरल रीफ से ही रिलेटेड है, ठीक है, कि इसमें पीलापन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रायोमिक्स टेक्नोलॉजी, येलो वेन डिजीज, WPA का शेड्यूल, और ये किसको होम और किस फूड लेती है। इसके अलावा इसमें पॉलिप पॉलिप होता है, कोरल पॉलिप कहलाता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है जूजेंथिल के साथ में। इसके अलावा सिनिडेरिया से ये बिलोंग करता है, जो रंगीन एनिमल आपका होता है। इन्वर्टिब्रेट एनिमल है आपका ये, आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे यूज करी जा रही है, ग्रेट बैरियर रीफ पे यूज की जा रही है। आगे चले, इसके आगे ये पॉइंट हमारा हो गया यहाँ से। अब आगे चलें, वो आपका कुछ और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड हमारे इनिशिएटिव लिए गए हैं वो। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसने कुछ अभी किया है। इसने कहा क्या है कि 1962 में जब ये बना, हेडक्वार्टर्स का वल्लभगढ़ में बनाया गया, तो अभी ये क्या करता है, जो एडवाइजरी बोर्ड है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो स्टेचुरी बनाया गया बॉडी, PC, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, जो आपका एक्ट था 1960 का, इसके अंदर इसको बनाया गया। तो इस पर यदि क्वेश्चन बने तो बहुत लाजमी है, कोई ज़्यादा अलग बात नहीं होगी इसके ऊपर क्वेश्चन बना, क्योंकि काफ़ी हरियाणा वगैरह स्टेट में वो काऊ के वगैरह पे जो मैटर चलता है वो इसी के अंदर रेगुलेट होता है ना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा याद रखें, स्टेचुरी है 1962 में बना, और जो एक्ट था वो 1960 में पास हुआ। तो ये बॉडी बनी 1962 में, और काम का है, एडवाइस देने का इसका काम है। और कहाँ है हेडक्वार्टर्स का, हरियाणा के वल्लभगढ़ में है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, UNEP देता है, 2005 से देता आ रहा है, 2022 का दिया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये आपको पता होना चाहिए। और UN का हाईएस्ट एवर ये ऑनर कहलाता है। और ये जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है, ये कौन है, इंडिया की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। इसने क्या किया, हरगिला आर्मी एक यहाँ पे लीड की इन्होंने, और इसने क्या किया था कि ग्रास रूट आपका जो कंजर्वेशन मूवमेंट एक तरीके से चलाया, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके ग्रेटर एडजुटेंट आपका जो स्टॉर्क है उसको एक्सटेंशन से असम में। तो ये कुछ वहाँ पे काम इन्होंने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ओरान लैंड कहाँ से रिलेटेड है, आपका जैसलमेर से है। ये क्या होता है, कोई ग्रेट इंडियन मस्टर्ड का हैबिटेट है, जो डेजर्ट कैट है इसका भी हैबिटेट है। और ये सैक्रेड स्पेस जो है इसको बोलते हैं ओरान लैंडस्केप। तो बस याद होना चाहिए ओरान कहाँ से। तो ओरान का आपको लगेगा कि शायद ये सेंट्रल प्लेट्यू रीजन से है, लेकिन ये जैसलमेर से है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, मैं आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ। एक देखिए ये है आपका वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। अब ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वर्ल्ड का, ये आपको दिया हैदराबाद को, और आपका ट्री सिटी अवार्ड जो है हैदराबाद और मुंबई को दोनों को दिया। वो किसने दिया था, ट्री सिटी FAO प्लस अर्बन डे ने दिया था, ठीक है। और ये आपका ग्रीन सिटी कौन दे रहा है, तो ग्रीन सिटी वाला आपका दे रहा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स जो है ये दे रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर ये दे रहा है। स्पॉन्ज ब्लीचिंग क्या होती है, अब देखिए न्यूजीलैंड में देखने को मिला है लार्जेस्ट ब्लीचिंग, क्योंकि ये सिंपल एक्वेटिक एनिमल होता है स्पॉन्ज, जो आपका डेंस पोरस होता है और वाटर को फिल्टर करने का काम करता है। तो स्पॉन्ज ब्लीचिंग देखने को मिली न्यूजीलैंड में। आपका आंसर देगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा दूर चल के अपन न्यूजीलैंड पे चलेंगे, और वहाँ पे ये लार्जेस्ट ब्लीचिंग देखने को मिली है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको भी याद रखें कि वाटर फिल्टर का काम करता है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज के बारे में थोड़ा पढ़ लें कि स्पॉन्ज कौन सा एनिमल है, कैसे काम ये करता है। इतना हुआ अपना काम। अब रिपोर्ट इंडाइसिस देखिए, आप ये आप आराम से कर सकते हैं। बर्ड के बारे में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल काम करेगा, और वर्ल्ड के फॉरेस्ट के बारे में FAO काम करेगा। IPBES जो है ये इंटरनेशनल आपका इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है। तो ये आप सिंपली देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक क्या रही है, ठीक है, कितने मेंबर है, और ये UN का बॉडी नहीं है। मैंग्रोव के लिए कौन काम करेगा, तो देखिए ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस रिसेंट में हुई, जिसे बोलते हैं GMA, और 2018 में इसको स्टार्ट किया गया। कंजर्वेशन इंटरनेशनल और आपका IUCN जो है, और इसका के अलावा WIO TNC कुछ अलग अदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब 3-4 ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, आपको पहचानना है कि हाँ 1-2 से ज़्यादा इसमें चल रहा है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल और IUCN ये दो तो इसमें पार्टी है ही है, 2018 से चल रहा है। और मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव उन्होंने जारी किया, जिसको बोलेंगे MFF, ये पता आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि मैंग्रोव का चाइना और ऑस्ट्रेलिया पार्ट नहीं है। कोरल वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया बात करेगा, लेकिन चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके इसका ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट अलायंस है ना, इनको कवर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ मैंग्रोव रिपोर्ट किसने ली, GMA जो है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, इसने इसको जारी किया है 2022 के लिए। 2018 से चल रहा है। 30 ऑर्गेनाइजेशन इसके मोर देन यहाँ पे 30 ऑर्गन्स जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके अंदर काम कर रहे हैं। आगे देखिए लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है WWF की, ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि WWF की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई हुई है, 1961 से चल रहा है। ग्लेन में इसका स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, हर 2 साल में इसकी रिपोर्ट आती है। और कैसे ह्यूमन जो एनिमल स्पीसीज जो हैं वो रेस्पॉन्ड करेंगी इन्वायरमेंट, आप कह सकते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है इनके ऊपर ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज, तो ये स्पीसीज जो है कैसे रेस्पॉन्ड करेंगी, इसको ट्रैक किया जाता है इसमें लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में 2022 में। और WWF क्या है आपका इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो गवर्नमेंटल नहीं है, ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें नॉन जो पार्टी है अदर भी हो सकती है। इसके अलावा
अगली वीडियो हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया। इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, बहुत कुछ यहाँ पे मसाला हमें मिला है। और आप इस चीज़ को दोस्तों में शेयर करें, खुद इसको रिवाइज करें, नोट्स आप बना लें। नहीं बने हो तो मैं आपको चैनल आप जो जुड़ना चाहते हैं चैनल में, मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, काफ़ी दिन कम रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए। अपने स्टडी पे फोकस रहें, ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चलती हैं तो इनको देखते रहें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।